गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग को जो सीरीज केमिस्ट्री का लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टारगेट रखा गया है कि 500 से 600 आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा और इसके बाद इसकी टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी आपको रनिंग क्वेश्चंस होंगे और खासकर एग्जाम में बिल्कुल आपको दिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज के स्टार्ट। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। तो देखिए, पहली क्वेश्चन इसमें है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर का। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है। देखिए, एक धातु ऐसा है जो आपको द्रव में अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव में अवस्था में पाया जाने वाला मात्र एक ठो और आपको कौन सा धातु है, तो पारा है। पारा जो है मरकरी, इसको एक आपको यह जो ऐसा धातु है जो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको शॉर्ट नेम क्या है, AMU। इसको ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट इसको कहते हैं, AMU के नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को करते हैं। योग जो होता है वह द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चंस में कि ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु ऐसा है, एकमात्र अधातु, यह अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको धातु कौन सी थी, तो पारा था जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आपको ब्रोमीन है जो द्रव लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो सबसे अधिक होता है। और हीरा का क्रांतिक मान होता है 24.4 डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक मान होता है 24.4 डिग्री होता है। हीरा का संरचना कैसा होता है, तो हीरा का संरचना आपको चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट का रचना जो होता है वह कैसा होता है, तो ग्रेफाइट का जो रचना होती है षष्ठ फलकीय होता है। इसमें 6 ठो आपको फलक होते हैं और हीरा में 4 ठो फलक होता है। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आता है कि पहला संश्लेषित रेशा कौन था, तो पहला संश्लेषित रेशा आपको नायलॉन था। LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन का यूज मिलाया जाता है। यानी मिथाइल मरकाप्टेन का यूज किया जाता है बाबू, किसके लिए, गंध के लिए। LPG में जो गंध होती है वह सल्फर के यौगिक होते हैं, उसको मिलाई जाती है, जिसके कारण हम लोगों को उसको LPG की गंध हम लोगों को महसूस होती है। कपूर को ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था, तो गैसों का विसरण का प्रतिपादन ग्राहा ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था, तो E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशनर में समानतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक कौन सा है, तो प्रशीतक इसको एयर कंडीशन में किसका यूज किया जाता है, तो फ्रीऑन का यूज किया जाता है। अल्कोहली पेय में कौन सा आपको अल्कोहल होता है, तो अल्कोहली पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल आपको ऑप्शंस में रहेगा, लेकिन अल्कोहली पेय में आपको कौन सा अल्कोहल होता है, तो आपके इथाइल अल्कोहल होता है। थर्मोकॉल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। यानी कृत्रिम रबड़ किसे कहा जाता है, तो थर्मोकॉल को। मूत्र का पीला रंग जो रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह यूक्रोम के कारण आपको होता है मूत्र का पीला रंग। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यूक्रोम के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज कहलाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ
कौन सा आपको उपस्थित होता है? विषैला पदार्थ जो उपस्थित है उसका नाम क्या है? तो तंबाकू में आपको विषैला जो पदार्थ होता है इसको निकोटीन कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। गोबर गैस का मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो कार्बन के दो अपरूप आपको ग्रेफाइट और हीरा, जो हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसको पेंसिल में हम लोग यूज किया जाता है। पेंसिल में जो आपको काला जो शीशा यूज किया जाता है वो ग्रेफाइट ही होता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। जंग लगने पर लोहे के भार कैसा होता है? लोहे के भार घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहता है, परिवर्तित नहीं होगा? तो जंग लगने पर लोहे के जो भार होता है बाबू क्या होता है? बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगने के कारण क्या है? तो नमी और ऑक्सीजन होता है। और नमी और ऑक्सीजन के कारण ही लोहे में जंग लगता है। अमल गम पारे का मिश्र धातु है। अमल गम होता है वह किसका मिश्र धातु है? तो पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का जो लेंस होता है वह किसका बना होता है? तो चश्मे का जो लेंस होता है क्रूस्क कांच का बना होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अग्निशामक प्रयोग होता है। यानी अग्निशामक जो लगाता है बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम लोग उसमें बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक के रूप में हम लोग प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन कौन सा होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका, एल्युमिना और मैग्नीशिया होता है। वर्षा का जो जल होता है जो सबसे क्या होता है? शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। जब लोहे में जो जंग लगता है तो क्या बनता है आपके पास? तो फेरिक या फेरस सल्फेट ऑक्साइड बनता है। समुद्री जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो समुद्र से जो नमक हम लोग तैयार बनता है, हम लोग नमक का उसमें निकालते हैं, नमक का निर्माण करते हैं, तो वह किस विधि द्वारा होता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम का आपको इंडिकेटिंग करने के लिए हम लोग इसको सूचित करने के लिए OS का यूज करते हैं। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम जो धातु होती है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना जो होता है वो सीसा का अयस्क होता है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त षष्ठम होता है। छठा जो आवर्त होता है वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो प्रथम। तो सबसे बड़ा आवर्त आपको छठा और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो प्रथम होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वह तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। उसका आधार परमाणु द्रव्यमान था। परमाणु द्रव्यमान। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक जो नियम था उसको डोबरेनर ने किया था। डोबरेनर। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन मंद दहन क्रिया है। श्वसन मंद दहन क्रिया है। दहन एक किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या अवकरण? तो दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। पाइरोलिनियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। सूर्य के भीतर कैसी होती है? तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो पृथ्वी पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा U-238 रहता है।
सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त किरणों द्वारा पहुंचती है। सौर ऊर्जा जो हम लोगों को किस प्रकाश द्वारा पहुंचती है, तो अवरक्त प्रकाश द्वारा। पराबैंगनी किरणों की प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो पराबैंगनी किरणों की प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। सूर्य से प्राप्त विकिरण द्वारा ही पराबैंगनी किरणों की प्राकृतिक स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणित हो जाता है। हाइड्रोजन जो है ना, वह हीलियम में चेंज हो जाता है, परिणित हो जाता है। एंटीमनी, एंटीमनी कैसा है, तो धातु है, उपधातु है या अधातु है, तो एंटीमनी जो है ना वह उपधातु है। लोहा का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से होता है, तो लोहा का निष्कर्षण मुक्त हेमेटाइट अयस्क से होता है। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को हम लोग अगर 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तांबा का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है, तो तांबा का निष्कर्षण मुक्त कॉपर पाइराइट से किया जाता है, कॉपर पाइराइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा होता है। इसमें क्वेश्चन रहेगा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा। फास्फोरस का सबसे अस्थायी रूप क्या कहलाता है, कौन सा बाबू रूप है, तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। तो फास्फोरस, लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस, तो इसमें लाल फास्फोरस जो होता है वह सबसे अस्थायी अपरूप है। फास्फोरस का जो श्वेत अपरूप है अत्यधिक विषैला होता है, जो श्वेत फास्फोर अपरूप होता है वो सबसे अधिक विषैला है। कार्बोलाइट किसका अयस्क है, कार्बोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क, कार्बोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप होता है, कागज जो होता है ना सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइड कणों का आकार 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं किसका उदाहरण है, तो वायु में धुआं आपको निलंबन का उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है, तो रक्त आपको कोलाइड का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, तो आपको ताप में वृद्धि होगा तो ठोस पदार्थों की जो विलेयता होगी वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए आप लोग इतने क्वेश्चंस को आप लोग इस वीडियो में देखें। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर क्वेश्चंस को अपलोड किया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।